नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा साकार हरि अभी भी फरार है। ना तो अब तक आयोजक गिरफ्तार हुआ है, ना ही किसी सेवादार की गिरफ्तारी हुई है। हाथरस मामले में जांच कहां तक पहुंची? हाथरस में जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त का वीडियो भी सामने आ चुका है। आज आपको हाथरस की एक एक तस्वीर मैं दिखाने जा रही हूं। बाबा साकार हरि के रहस्य लोक के बारे में आपको बताऊंगी, और साथ ही आज आपको अग्निवीर स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने जो नैरेटिव फैलाया वो कैसे फेक निकला। राहुल गांधी ने जो अग्निवीर अजय सिंह के पिता का वीडियो दिखाया, उनसे इंडिया टीवी ने खुद बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, कैसे राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सियासत कर रहे हैं, आज आपको वो तथ्य भी दिखाऊंगी। राहुल गांधी के नैरेटिव का कैमरे पर फैक्ट चेक होगा। साथ ही आज आपको राजधर्म में वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंड वेलकम भी दिखाऊंगी। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात की। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को क्या मंत्र मिला, दिल्ली से लेकर मुंबई तक चैंपियन के स्वागत की हर तस्वीर होगी आपके सामने राजधर्म में। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले बात होगी हाथरस की। हाथरस में जिस बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में यह हादसा हुआ, इसकी एक आवाज पर लाखों लोग उसके पीछे दौड़े चले आते थे, उसे सुनने के लिए आ जाते थे। वो बाबा तो भगोड़ा निकला। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने भक्तों के सामने चमत्कार का दावा करता था। हैंड पंप का पानी पिलाकर रोगों को दूर भगाने का दावा करता था। भक्तों का माइंड वॉश करता था। दावा यह करता था कि जरूरत पड़ने पर वो प्रलय ला सकता है। जिन सत्संगों में बाबा ऐसा दावा करता था, उसी सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई। हाँ, ये प्रलय ही थी जो खुद बाबा लेकर आया। 121 लोगों के लिए काल साबित हुआ। जो बाबा खुद को अवतारी बताता था, उसी के सत्संग में 121 लोग मारे गए, लेकिन उन्हें मदद पहुंचाने की जगह अपने आप को नारायण कहने वाला, अपने आप को बाबा कहने वाला खुद छुपकर बैठा हुआ है। बाबा की भागने का वीडियो सामने आ चुका है। इस वक्त आपके सामने वही तस्वीर रख रही हूं। यह वीडियो इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। सीसीटीवी वीडियो में टाइम और तारीख दिखाई दे रही है। ये देखिए ऊपर 2/7/2024 1:41 का वो वक्त, 2 जुलाई का ये वीडियो है जिसमें सीसीटीवी ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है। ये घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए तस्वीर, कैसे दनदनाते हुए गाड़ियों का काफिला जा रहा है। यानी कि जिस वक्त बाबा हादसे के बाद सत्संग वाली जगह से भागा था, ठीक उसी रास्ते की ये तस्वीर आपके सामने है। इसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कि पहले बाबा की प्राइवेट आर्मी चल रही है। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी प्राइवेट आर्मी दिखाई दे रही है। बाइक पर जो सवार है, काले कपड़े जिसने पहने हुए हैं, ये बाबा की प्राइवेट आर्मी कही जाती थी जो बाइक पर सवार है। उसके पीछे बाबा साकार हरि का काफिला। ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी में बैठा हुआ है बाबा, और इसी गाड़ी के टायर की धूल लेने के लिए भक्त दौड़ पड़े थे उनके पीछे। वो बाबा जिससे लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो बाबा तो भगोड़ा निकला। दनदनाते हुए वो वहां से चला गया, जबकि वो ये जानता था कि पीछे इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु उसकी कार के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करने की बजाय, उन्हें समझाने की बजाय, माहौल को शांत करने की बजाय बाबा खुद दनदनाते हुए भाग गया। 1:38 पर 2 जुलाई को भगदड़ मची, और भगदड़ के बाद बाबा भागते हुए इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। ये बाबा की वो प्राइवेट आर्मी है जो यहाँ लोगों को रोक रही है। इसके बाद ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड, कुल 15 बाइक्स यहां से निकल रही हैं, और इसके बाद अब बाबा का काफिला, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो यहां से गुजरेगी। दूसरी गाड़ी, ये 2 भक्त हाथ जोड़ के खड़े हैं, और इस गाड़ी में बाबा है, उन्होंने हाथ जोड़ा है चप्पल निकालकर, और इस तरीके से बाबा का काफिला यहां भागते हुए दिखाई दे रहा है। ये भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं, और जिस स्थान पर हम ये सीसीटीवी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा वर्दी में तैनात हैं, यहाँ टोपी लगाई हुई है, और इसके बाद बहुत से लोग आपको यहां से गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो बाबा इस घटना के बाद यहां कुछ इस तरीके से
भागता हुआ नजर आया। अगर यहां आप गौर करेंगे तो ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड काफी नजदीक से दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने टोपी लगा रखी है, हाथ में लंबे लंबे डंडे हैं और यही सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं कि इस भगदड़ के पीछे की वजह है क्योंकि बाबा की गाड़ी को निकालने के लिए जब भीड़ को पीछे धकेला गया उसी के बाद ये भगदड़ शुरू हुई और ये सीसीटीवी सबूत है कि बाबा इस भगदड़ के बाद मौका वारदात से भागते हुए कैद हुआ है। इस काफिले में 18 बाइक थी, उसके बाद गाड़ी और तीसरी गाड़ी जब गुजरती है तो भक्तजन हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करते हुए यहां दिखाई दिए हैं। कहा जाता है ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं और तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल रिकॉर्ड भी प्राइमरी एविडेंस माना गया है, यानी कि सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो ये बता रही हैं कि बाबा भगदड़ मचने के बाद हाथरस से भागा था, जबकि बाबा ये दावा कर रहा है कि वो भगदड़ मचने से पहले ही वहां से चला गया था। इसके लिए बाबा ने एक बाकायदा लिखित बयान जारी किया है। ये वो बयान है जो बाबा साकार हरि की ओर से जारी किया गया है। यह बयान अंग्रेजी में जारी किया गया था जिसमें बाबा की ओर से कहा गया कि मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से घायलों के शीघ्र होने की प्रार्थना करता हूं। बाबा ने अपने बयान में लिखा कि हमारी और डॉक्टर एपी सिंह जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकृत किया जा रहा है ताकि समागम सत्संग के बाद कुछ विरोधी सामाजिक तत्वों के द्वारा, मतलब असामाजिक तत्वों के द्वारा भगदड़ मचाने के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जा सके। मतलब ये कि जिस सत्संग में भगदड़ मची 121 लोग बेमौत मारे गए, बाबा साकार हरि फरार है और इतने लोगों के मारे जाने पर वो केवल एक लिखित बयान जारी कर रहा है। हादसे के पहले वो सत्संग वाली जगह से बाहर निकल गया था। उसने हादसे के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसका मतलब क्या यह है कि जो लोग उसे सुनने के लिए आए हुए थे वो खुद ही इसके गुनहगार हैं? वो क्या असामाजिक तत्व हैं? उन्होंने ही अपनी मृत्यु लिख दी। बाबा ने जो बयान जारी किया उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हादसे के जिम्मेदार वो खुद नहीं है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। कल तक जो बाबा ये दावा कर रहा था कि वो भगदड़ मचने से पहले सत्संग वाली जगह से निकल गया था, दरअसल वो बाबा भगदड़ के वक्त सत्संग वाली जगह पर ही मौजूद था और इसका एक प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूं। ये विजुअल आप एक बार फिर से देखिए। इसमें डेट है, टाइम है, सब कुछ मेंशन्ड है। इसमें दिख रहा है कि बाबा 1:41 पर, देखिए ऊपर समय दिया हुआ है, 2 तारीख को 1:41 पर हादसे वाली जगह से महज 1 किलोमीटर दूर बाबा नारायण साकार हरि मौजूद था। एक और सबूत अब मैं आपको दिखाऊंगी। यह सबूत है बाबा के फोन की लोकेशन का। यूपी पुलिस ने जब बाबा का फोन ट्रेस किया, उसे खंगाला, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें यह बताया गया कि बाबा साकार हरि हाथरस से सत्संग स्थली से मंगलवार को दोपहर 1:40 पर ही निकल गया था और फिर दोपहर 3 बजे उसकी लोकेशन कहां पर मिली? मैनपुरी में वो मौजूद था। इसका मतलब यह हुआ कि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकला और दोपहर 3 बजे वो मैनपुरी पहुंचा। मैनपुरी में उसका एक आश्रम है, इंडिया टीवी पर हमने आपको वो आश्रम भी दिखाया। फोन की लोकेशन के मुताबिक बाबा नारायण हरि शाम 4:35 तक आश्रम में ही रुका रहा और इसके बाद से वो कहां फरार है इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। मतलब ये कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुताबिक बाबा के खिलाफ अब एक नहीं दो एविडेंस सामने आ चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि हादसे के वक्त बाबा कहीं और नहीं था बल्कि हाथरस के अंदर ही मौजूद था। उसे ये जानकारी मिल चुकी थी कि जब उसकी गाड़ी आगे जा रही थी तो उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे थे उस गाड़ी की धूल लेने के लिए। बाबा साकार हरि के खिलाफ इंडिया टीवी के पास कुछ और साक्ष्य हैं, वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आप देखिए। ये वीडियो भगदड़ मचने से बस थोड़ी ही देर पहले का है। आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा भी। इस वीडियो में काले ड्रेस में ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये आम लोग नहीं है, दरअसल ये बाबा की आर्मी है। इस वीडियो में काले ड्रेस में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, जैसे एक ये व्यक्ति गया, ये बाबा की प्राइवेट आर्मी है जिसे कोड वर्ड में
गरुड़ कमांडो कहा जाता है। ये बाबा जो दुनिया के को सत्य बताता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, सत्य की राह दिखाता है, उसकी सुरक्षा में तैनात कमांडो कितना बड़ा गुंडा होगा, जरा सोचिए। इसका अंदाज आपको इस वीडियो को देखकर लगेगा। जरा पहले सुनिए इस वीडियो को, फिर मैं आगे ब्रीफ करती हूँ। आपने सुना? ओ फोन बंद करो, ओए, है इस तरीके की भाषा थी। और उसके बाद एक लंबी सी बीप आपको सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये गालियां दे रहा था, इसलिए इसे हमें म्यूट करना पड़ा। आपने सीसीटीवी वीडियो में भी बाबा के काफिले के आगे उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा होगा। बाबा की सुरक्षा में तैनात ब्लैक कमांडो की बदतमीजी भी आपने देख ली। क्या आप सोच नहीं रहे हैं कि बाबा की प्राइवेट आर्मी इस तरीके की भद्दी बातें क्यों कर सकते हैं जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते? अब ये प्राइवेट आर्मी है कैसी और इसमें कौन कौन है वो आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली तो है नारायणी सेना। नारायणी सेना जो कि गुलाबी कपड़ों में दिखाई दे रही थी, इसमें आदमी भी थे, इसमें औरतें भी थी। 50-50 की टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई थी। उसके बाद आता है नाम गरुड़ योद्धा का, जो कि काले कपड़ों में दिखाई दे रहे थे, जो कि अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये बाबा के प्राइवेट कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो। 20-20 की टुकड़ी में ये भी तैनात किए गए थे। हरिवाहक की बात करें, जो कि ब्राउन ड्रेस में दिखाई दे रहे थे और सिर पर टोपी पहनी हुई थी, और 25-25 की टुकड़ी में ये भी तैनात किए गए थे। अब गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार नारायणी सेना के नाम से जाने जाते हैं। ब्लैक कमांडो जो काफिले के साथ चलते हैं वो गरुड़ योद्धा कहलाए जाते हैं, और सिर पर टोपी लगाने वाले, ब्राउन ड्रेस पहनने वाले हरिवाहक के नाम से जाने जाते हैं। ये सब वहां पर तैनात थे, लेकिन इन्होंने माहौल को ना शांत करने की कोशिश की, उल्टा जब भक्त गाड़ी की तरफ दौड़े तो उनके ऊपर लाठियां भांज दी, सो अलग। ये है बाबा साकार हरि की प्राइवेट आर्मी जो 3 टुकड़ियों में है। हादसे के दिन का एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूं। हाथरस की फुलराई गांव में भगदड़ से ठीक पहले लाखों की भीड़ वहां पर जमा थी। लोगों का इतना हुजूम था, 80,000 लोगों के सत्संग में आने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद थे। जरा देखिए पीछे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, वहां लोग दिखाई दे रहे हैं, आगे की कतार में लोग दिखाई दे रहे हैं, नीचे देखिए खेत का इलाका जो दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान भी है उन्हें भी एक तरीके से छावनी में तब्दील करके इन्हीं लोगों के आने जाने की व्यवस्था शायद बनाने की कोशिश की गई होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, प्रशासन की भी गलती है क्या? उन्हें हमने आपको पूरे एविडेंस के साथ बताए। 2 एविडेंस अब तक हमने आपके सामने रखा। पहला एविडेंस तो वो था जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और दूसरा एविडेंस वो जो ब्रजपाल का ब्लैक कमांडो भक्तों के साथ बदतमीजी कर रहा था, ये भी आपने देखा। और ये भी पुष्टि हो गई कि श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की वहां पर जरूर हुई है। आपको भगदड़ की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि भीड़ वहां से पहला कॉल किसका आया? देव प्रकाश मधुकर का। देव प्रकाश मधुकर कौन है? जो कि खुद बाबा नारायण सरकार हरि का एक सेवादार है। माना यह जायज है कि शायद उसी ने ही भगदड़ की जानकारी इस बाबा को दी। कॉल डिटेल के मुताबिक बाबा नारायण हरि साकार 3 बजे मैनपुरी पहुंचा, लेकिन मैनपुरी पहुंचने से पहले दोपहर 2:48 पर उसने एक और कॉल किया। आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने बाबा नारायण हरि साकार को फोन किया और दोनों के बीच में करीब 2 मिनट 17 सेकंड तक की लंबी बातचीत हुई। इतनी बातचीत में पूरा ब्यौरा तो मिल ही गया होगा। अब ये एक अच्छा व्यक्ति होता, वाकई में अपने भक्तों की फिक्र करता, तो उसी वक्त शायद कोई एक्शन लेता, लेकिन वो तो अंडरग्राउंड हो गया। अब अगली एक और रिकॉर्ड आपके सामने रखते हूँ। सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि को सबसे पहले जिसने कॉल किया वो आपने देखा। अब बाबा जब मैनपुरी आश्रम पहुंचा तो उसने किसे कॉल किया? अब वो नाम भी आपके सामने है। बाबा जब मैनपुरी आश्रम पहुंचा तो वहां से उसने 3 अलग अलग शख्स को फोन किया। पहला कॉल उसने महेश चंद्र नाम के व्यक्ति को किया, उससे करीब 3 मिनट की बातचीत हुई। इसके बाद बाबा ने कॉल किसी संजू यादव के व्यक्ति को किया, जिससे 40 सेकंड तक बातचीत हुई। और फिर तीसरा कॉल था रंजना को, जो कि देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। उनसे 11 मिनट 33 सेकंड तक बातचीत हुई। सबसे लंबी बातचीत बाबा की रंजना से ही हुई है। कुल
कुल कितनी 11 मिनट 33 सेकंड की बात। आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी, हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी और बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर फरार है। साथ ही साथ बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यूपी पुलिस की 5 टीमें इस वक्त आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। बाबा की तलाश में यूपी पुलिस और एसओजी की टीम आधी रात को मैनपुरी आश्रम में पहुंची। करीब 50 मिनट तक आश्रम में जांच हुई। आश्रम में पुलिस को ना तो बाबा मिला, ना ही उसका सेवादार मिला जिनके नाम पर एफआईआर है। पुलिस ने बताया कि वहां पर सिर्फ वो 50 सेवादार मौजूद थे जो पहले से ही उस आश्रम के अंदर थे। बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोग भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, जो उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैनपुरी में बाबा के आश्रम के पास रहने वाले एक शख्स ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बाबा नारायण हरि सरकार एक बर्खास्त सिपाही है। आज 200 करोड़ के वो साम्राज्य का मालिक बन गया है। ये कैसे हुआ, आप खुद सुनिए। बाबा नारायण साकार हरि किसी के लिए भगवान से कम नहीं है तो कोई उसकी आलोचना करते नहीं थकता। इस वक्त हम मैनपुरी के जिस आश्रम के बाहर मौजूद हैं बाबा के, उसके पास में ही रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अनुराग है। अनुराग जी, बाबा नारायण साकार हरि का नाम सुना है आपने? देखा है, कभी मिले? सुना है। बाबा नारायण साकार हरि एक भोले बाबा नाम का एक गैंग है। ये जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग थे, उनको इन्होंने गुमराह करके एक अपने इसमें ले आए हैं गैंग में, जहां लोगों को तरह तरीके से ठगा जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं लेता हूं। बाबा जी के यहाँ एक लॉकेट बिकता है, उसकी कीमत 30 रुपया होती है। बाबा जी के यहाँ कैलेंडर बिकता है, उसकी कीमत 50 रुपया होती है। जिस पर भोले बाबा जो सूरजपाल सिंह है उनका। और इस वक्त यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको सीधा लिए चलते हैं। है जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कारण किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है
घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदराबाद के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचौरा थाना सिकंदराबाद 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक रूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके जस्ट वन। अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर ये महिलाएं सेवादार थी? ये सेवादार थी। ये बेसिकली एक आप अगर वहाँ पर आप वीडियो भी देखेंगे वहाँ पे तो ये कंपोजिट रूप से वहाँ पे साथ में खड़े रहते हैं और एक जैसा मैंने बताया वहाँ पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना। ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथ ही हम लोग अभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए।
एफआईआर पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा के? आप बात कर रहे हैं? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस हाथरस में हुए इस पूरी घटना की जानकारी दे रही है। ये हादसा वाकई में बहुत ही दुखद था, लेकिन इसमें पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो बड़ी क्लियर समझ में आ रही है कि सेवादारों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उन्होंने ये काम नहीं किया। अब तक 6 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। उपेंद्र, मुकेश कुमार, मंजू यादव गिरफ्तार किए गए। 2 महिलाएं और 4 पुरुष इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए और फिर जब मोदी 3.0 में संसद का पहला सत्र बुलाया गया तो उसमें भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर संसद में भ्रामक जानकारी दी। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 1 जुलाई को लोकसभा में क्या कहा था, आइए विस्तार से आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने पूरे दावे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहा संसद के अंदर कि अग्निवीर में शहीद हुए अजय को मुआवजा नहीं दिया गया। आपको याद होगा उस वक्त भारी हंगामा भी हुआ था लोकसभा में और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी वक्त खड़े हुए, उन्होंने प्रतिरोध किया। फिर अगले ही दिन यानी कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री लोकसभा में इसी बात पर बोल रहे थे, खंडन कर रहे थे और कहा कि विपक्ष अग्निवीर को लेकर गलत नैरेटिव गढ़ रही है। उन्होंने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने कहा कि मारे गए अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी दिन प्रतिरोध के दौरान ये जानकारी दी। मैं अब आपको अग्निवीर अजय की शहादत को लेकर जो मुआवजा दिया गया उसका पूरा फैक्ट चेक दिखाने जा रही हूं। मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो सच है। 3 जुलाई यानी कि कल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो शंकर जी की उस तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 जुलाई को लोकसभा के अंदर लहराई थी। राहुल गांधी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने 1 जुलाई को जो सदन में कहा वो झूठ है। अग्निवीर के परिवार का एक वीडियो शेयर किया। अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा नहीं मिला, ये दावा एक बार फिर से उन्होंने दोहराया और रक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि लोकसभा में जो उन्होंने राहुल गांधी की बात का खंडन किया, दरअसल राजनाथ सिंह तो झूठ बोल रहे हैं। ये बात उन्होंने एक बार फिर से अपने इस वीडियो में दोहराई। सेना की ओर से इसका जवाब आ चुका है। सबसे पहले सेना ने जो कहा है वो आपको बता देती हूं। सेना ने कहा अग्निवीर अजय के परिवार को 98.30 लाख यानी 58,30,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा 67 लाख रुपए अभी और दिए जाएंगे। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई की गई है, सम्मान भी दिया गया। ये सेना की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है। मैं आपको अब इसकी सबूत भी दिखाऊंगी। ये तो दावा है, सबूत आपको भी चाहिए होगा, सबूत राहुल गांधी को भी चाहिए और आज राहुल गांधी भी ये सबूत इंडिया टीवी पर देख लें। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दावा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। अब मैं इस दावे की सच्चाई आपको दिखाने जा रही हूं।
राहुल गांधी के इस दावे का सेना ने जवाब दिया। सेना ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा वो आपके सामने मैं रख देती हूं। सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए की सहायता राशि और अन्य लाभ अभी बाकी है, जिसे पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्हें कुल 1,65,00,000 रुपए मिल जाएंगे। ये फिर से स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी शहीद को परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। अब ये तो सेना का बयान था। अब इसका एक और सबूत आपको दिखाती हूं। इस तस्वीर के कुछ हिस्सों को हमने ब्लर किया है ताकि किसी की भी निजता का हनन ना हो। अग्निवीर अजय कुमार को बीमा एजेंसी की ओर से जो पैसे भेजे गए हैं उसकी डिटेल मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें अग्निवीर अजय कुमार का नाम लिखा है। जरा बड़ी स्क्रीन पर इसे लेकर आ जाइए। इसमें अग्निवीर अजय का नाम लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा भेजा गया है, जो उनकी मां मंजीत कौर के अकाउंट पर भेजा गया है। इसके मुताबिक 18 जनवरी को अजय कुमार की शहादत हुई थी। 24 जनवरी को सेना की ओर से क्लेम का दावा किया गया था। 12 फरवरी को सभी दस्तावेज मुहैया करवाए गए थे और 13 फरवरी 2024 को उन्हें पैसे का भुगतान कर दिया गया। यानी कि 50 लाख रुपए 13 फरवरी को ही दिए जा चुके थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के आरोप लगा रहे थे सदन के अंदर और नाम लेकर आरोप लगा रहे थे कि ना शहीद का दर्जा मिल रहा है, ना भुगतान किया जा रहा है, उन्हें राशि तक नहीं दी गई है। अब इसकी हकीकत जानने के लिए इंडिया टीवी ने एक और काम किया। इंडिया टीवी की टीम खुद लुधियाना में अग्निवीर अजय सिंह के घर पहुंची। घर में अग्निवीर अजय सिंह के पिता, उनके माता, उनकी बहनें वहीं पर मौजूद थीं। हमारी टीम ने राहुल गांधी ने जो दावा किया है बकायदा उन्हें यह दावा दिखाया, इसकी सच्चाई भी जानने की कोशिश की। साथ ही सेना और सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है हमने वो भी जानने की कोशिश की कि क्या सेना सच कह रही है, क्या सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है वो सच है या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है। हमें अग्निवीर पर राहुल गांधी के फेक नैरेटिव का सच भी मिल गया। नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में अपने 100 मिनट के भाषण में खूब वाहवाही बटोरी। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन भारतीय सेना ने सबूतों के साथ सच्चाई देश के सामने रख दी। 29 मई को अग्निवीर अजय के परिवार से राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे थे। 2 जुलाई को कांग्रेस नेता अग्निवीर के परिवार से मिले। पिता का बयान रिकॉर्ड करके उसे बकायदा शेयर किया गया और इस वीडियो में क्या दावा किया गया कि अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। अग्निवीर अजय सिंह के पिता से जब इंडिया टीवी यानी हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिला है या मिल चुका है, तो इसकी सच्चाई भी सामने आ गई। इसकी सच्चाई क्या है, पहले मैं वो बयान का कुछ हिस्सा आपको बता देती हूं, फिर पूरा बयान भी आपको सुनाऊंगी। अजय सिंह के पिता ने इंडिया टीवी को बताया कि 2 किश्तों में उन्हें पैसे दिए गए हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, शहीद अजय सिंह के पिता ने कहा कि 2 किश्तों में उन्हें पैसे दिए गए हैं और करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सेना ने भी दावा किया कि अब तक 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, यानी कि सेना की ओर से किया जा रहा दावा सच निकला। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। संसद में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया और उसके बाद सियासी भूचाल मच गया। इस वक्त मैं शहीद अजय सिंह के घर पर मौजूद हूं और ये उसके घर की तस्वीरें हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये शहीद अजय सिंह के घर की जो पुश्तैनी घर है उसकी तस्वीर है और यहाँ पर बकायदा अजय सिंह का जो परिवार वाले हैं उन्होंने एक बड़ा सारा पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है अग्निवीर शहीद अजय कुमार अमर रहें। और ये है गांव रामगढ़ सरदारा लुधियाना में है और इस वक्त अजय सिंह के पिता जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी,
जो आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो आपने देखा होगा, वीडियो देखा आपने, नहीं देखा है? हाँ देखा। क्या क्या था उस वीडियो में? मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊं यहाँ पर, तो आप 1 मिनट में आपको वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो क्या कोई कांग्रेस का नेता आपके पास आया था? कब वो आपसे मिलने के लिए आए थे? सबसे पहले ये जानूंगा, राहुल गांधी कब आए थे मिलने के लिए आपके पास? राहुल गांधी जी 29 को आए थे हमारे, अब ये निकली इलेक्शन से पहले 29 को आए थे। अच्छा, हाँ जी, 29 मई को। हाँ 29 मई को। कौन कौन आया था उस समय? राहुल गांधी आए थे, जो कांग्रेस के जो नेता है डॉक्टर अमर सिंह लखा जी आए थे जी, भगत सिंह मित्ता आए थे जो राहुल गांधी के नज़दीक रहते सिंध दफ्तर में। हाँ जी। वो कल परसों भी आए थे। परसों उन्होंने स्टेटमेंट भेजा राहुल को, कहते सदन में हंगामा हो रहा है भाई, उनको स्टेटमेंट देनी है जो भी, यहाँ से भेज दिया हमने। तो परसों कौन आया था आपसे मिलने के लिए, कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के जो उनके जो होते हैं ना, उनके राहुल गांधी के साथ रहते हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है? अमरगढ़ में रहता है समित। हाँ सुमित। अच्छा, समित जो पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी होते थे। हाँ जी। अच्छा, वो आए थे, उनको इंचार्ज का ये अमरगढ़ जो भी उनका, वो आए थे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जी, ये राहुल गांधी की वीडियो, आप एक बार इसको देख लीजिए। हाँ जी, ये है ये 29 मई की आप दिखा रहे हैं, ये वाली जो है, ये जो आपसे मिल रहे हैं, ये 29 मई की है जी। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। और ये वीडियो कब की है जी? ये अभी आई है। ये जो आप बता रहे हैं कि उनके कांग्रेस के नेता आए थे। हाँ हाँ, उनके बाद ही आई है। नहीं जा रही आपकी अंगूठी से डिस्टेंस आ रही है अंगूठी। हाँ जी, हाँ जी। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जो वीडियो देखी है, तो ये कब पहले तो आप कह रहे हैं कि 29 मई को जब आए थे, जब परिवार के साथ बैठे होंगे। उस वक्त नहीं, हमें पैसा कोई नहीं मिला था। अच्छा, उसके बाद आया पैसा। तो अब तो आपकी जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था पहले, तो 10 तारीख को 48 लाख 10 तारीख को आया। 48 लाख ICICI बैंक में इंश्योरेंस का आया 50 लाख। अच्छा। ना जाने इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, ना जाने केंद्र ने ना, हमें पैसा मिल गया। अच्छा, 1 करोड़ के नजदीक मिल गया लगभग। देखिए, किसी भी फौजी की शहादत को पैसों में उसका आकलन तो नहीं किया जा सकता, ना उसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत दुख होता है कि हमें इसका भी फैक्ट चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि देश की संसद के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक झूठ बोला। रक्षा मंत्री के उस दावे को फैक्ट चेक करने के बावजूद वो फिर से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं और रक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। देश के लिए शहादत देने वाले अग्निवीर अजय सिंह के पिता ने इंडिया टीवी के कैमरे पर खुद कबूल किया कि उन्हें मुआवजे के तौर पे करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हमारे पास एक और सबूत है, वो भी आपके सामने रख दूं। ये रक्षा लेखा विभाग की वो कॉपी है जो बीमा एजेंसी को दी गई थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि अग्निवीर अजय सिंह की मां मंजीत कौर नॉमिनी है और उन्हें बीमा का 100% रकम का भुगतान किया गया है। क्या लिखा हुआ है? 100% रकम का भुगतान किया गया है। इंडिया टीवी की टीम ने इस बारे में अग्निवीर अजय सिंह की बहन से भी बात की। बहन ने भी ये माना कि 2 किश्तों में पैसे आए हैं। पहली किस्त 3 से 4 महीने पहले आ चुकी है, इसमें 50 लाख रुपए आए थे। दूसरी किस्त 10 जून को आई है, जिसमें 48 लाख रुपए आए, यानी कि कुल मिलाकर अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जो अमाउंट है वो कब आई थी आपके पास? पहली अमाउंट तो 3-4 महीने पहले आई थी, वो भी वो जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम। हाँ, दूसरी अमाउंट? दूसरी अमाउंट जून में आई थी 10 तारीख को। कितने की आई? 48 लाख की। 48 लाख। हाँ जी। पहली अमाउंट कितनी की थी? 50 की थी। 50 की थी। हाँ जी। और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ मिला है क्या? स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब सरकार से? हाँ जी, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ की राशि दी थी हमें। पंजाब सरकार ने? हाँ जी। राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे कि सरकार को अपने झूठ पर माफी मांगनी चाहिए। क्या लगातार जो फेक नैरेटिव वो सेट करने में लगे हुए हैं, क्या अब वो माफी मांगेंगे?
वो ये कह रहे थे कि अग्निवीरों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। सच आपके सामने है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आपको बताती हूं कि अग्निवीर की शहादत पर कितना मुआवजा दिया गया है। नियम के अनुसार अगर ड्यूटी पर किसी की मौत होती है तो 48 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। इसके साथ ही 44 लाख की अनुग्रह राशि, 4 साल तक पूर्ण वेतन, इसके साथ ही सेवा निधि में जमा पैसे दिए जाते हैं, जो कुल मिलाकर 1,65,00,000 रुपए होते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को पैसा नहीं मिला, जबकि सेना ने जवाब देते हुए इसे क्लैरिफाई किया कि 98 लाख रुपए मिल चुके हैं, 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर अग्निवीर की ड्यूटी पर मौत नहीं होती है तो फिर कितना मुआवजा दिया जाता है। तब बीमा कवर का 48 लाख रुपए मिलता है। इसके साथ ही सेवा निधि कोष में जमा हुआ पैसा और सरकार अपनी तरफ से भी योगदान देती है, ऐसा प्रावधान तय किया गया है। सेना में मौत के साथ ही विकलांग होने पर भी, यानी शहादत के साथ साथ अगर यदि कोई सैनिक विकलांग हो जाता है तो इस पर भी सरकार सहायता राशि देती है। अगर कोई जवान 100% विकलांग होता है तो फिर उसे 44 लाख, 4 साल तक का पूरा वेतन, इसके साथ ही सेवानिधि कोष में जमा राशि दी जाती है। वहीं 75% तक दिव्यांग होने पर 25 लाख के साथ ही 4 साल तक की पूरी सैलरी और इसके साथ ही सेवानिधि भी कोष में जमा की जाती है। वहीं 50% तक विकलांगता के स्तर पर सरकार 15 लाख रुपए के साथ साथ 4 साल तक का पूर्ण वेतन और साथ ही सेवानिधि कोष में जमा हुई राशि भी अग्निवीर के अकाउंट में क्रेडिट करती है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। पहले तो ये कहा गया कि अग्निवीर योजना जो है वो प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। फिर ये कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये कहा गया कि ना शहीद का दर्जा है, ना मुआवजे की कोई राशि है। इतने सारे झूठ सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी ने सदन में बोले। इसका फैक्ट चेक क्या है? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर हमें ये बताया गया कि जो 18 जनवरी 2024 का दिन था, जिस समय अग्निवीर अजय सिंह ने सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया, और 13 फरवरी का दिन था जब सबसे पहला अमाउंट जो धनराशि थी वो उन तक पहुंच गई। अभी भी करीबन 67 लाख के लगभग जो पैसा है वो अभी उनको मिलना बाकी है, उनके परिवार को मिलना बाकी है। लेकिन कल तक यानी 99,39,000 रुपए उनको मिल चुके हैं। जो हमारे पास इस समय पूरी डिटेल है, दस्तावेज मौजूद हैं, उनके मुताबिक जो एक्स ग्रेशिया का फंड है, जो कि पूरी रिपोर्ट यानी जो क्लोजर रिपोर्ट होती है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद मिलता है, वो 44 लाख है, वो मिलना भी बाकी है। आर्मी वेलफेयर फंड जो है वो करीबन 8 लाख का है, वो मिलना बाकी है। उसके अलावा जो सैलरी अभी बची है, क्योंकि 4 साल का ये टेन्योर है, उनकी सैलरी जितनी बची है, क्योंकि जनवरी 2024 में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए माइंड ब्लास्ट के दौरान, तो वो 13 लाख रुपए, और फिर सेवानिधि का जो फंड है वो करीबन 2.3 लाख है। यानी कुल मिला के ये बनता है 67,30,000 रुपीज। अब आप समझिए कि ऐसा झूठ या फिर प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया, किस लिए फैलाया गया, ये राजनीति इसमें हो सकती है। लेकिन भारतीय सेना के द्वारा हमें औपचारिक तौर पर बताया गया, जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं कि पहला फंड 50 लाख रुपए का 13 फरवरी को जो MOU ICICI बैंक के थ्रू उनके परिवार को गया, उनकी माता जी उसमें नॉमिनी है, ये अमाउंट उन तक गया। फिर दूसरा फंड 48 लाख रुपए का, ये 10 जून को देखिए, फैक्ट तो झूठ नहीं बोलते, जो कि तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अब समझने वाली बात मनीष ये है कि इसके बावजूद सेना को और सेना के जवान को, वो भी जो शहादत पाए हैं, उन्हें लेकर राजनीति करना कहां तक उचित है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका।